Hello everyone, it's me Prashant and I welcome you all to Graduate Yourself. In this video, I will be discussing about the current political situations in Rajasthan. So guys, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान में उत्पन्न पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के बारे में कि किस तरह वहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशंस गवर्नमेंट के लिए, कांग्रेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं। सिंस वहाँ पे सचिन पायलट जो कि पार्टी के डिप्टी सीएम थे, उन्होंने अभी न्यूज़ में आ रहा है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि उन्होंने 30 एमएलएज क्लेम कर दिए हैं कि उनको 30 एमएलएज का सपोर्ट है। और वो उन्होंने ये यहाँ तक क्लेम किया है कि गहलोत गवर्नमेंट जो है वो माइनॉरिटी में चली गई है। तो इन्हीं सब पॉइंट्स पे डिस्कस करते हुए हम देखेंगे कि कैसे 3 महीने पहले जो अभी हमने देखा था, जो सिचुएशंस एमपी में क्रिएट हुई थी जहां कांग्रेस की सरकार थी, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला था कि वहां भी पार्टी के जो यंग डायनेमिक लीडर थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने भी रिबेलियस अंदाज में कैसे पार्टी को गुड बाय कर दिया और उसके बाद उन्होंने भी बीजेपी का हाथ थाम लिया। तो कहीं ना कहीं इस सब के पीछे हमने देखा था कि वहाँ भी कांग्रेस को अभी वैसे भी मैक्सिमम स्टेट्स में वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट थी, वहाँ से भी उनको हाथ धोना पड़ा। तो पहले मध्य प्रदेश, अब राजस्थान, पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब सचिन पायलट। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमारा आज का लेक्चर राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस पे बेस्ड होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या वो रीज़न बने जिसकी वजह से ऐसे सिचुएशंस राजस्थान में भी दोहराई जा रही है, जो कुछ लगभग 3 महीनों पहले मध्य प्रदेश में हमने देखी थी। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा सचिन पायलट के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 7 सितंबर 1977 को यूपी के सहारनपुर में हुआ था। इनकी फादर का नाम राजेश पायलट, जो कि एक ज़बरदस्त पॉलिटिकल लीडर थे, कांग्रेस से कई बार एमपी रहे राजस्थान से। और ऐसा हम कह सकते हैं कि सचिन पायलट को जो राजनीति थी वो विरासत में मिली थी अपने फादर से। तो काफ़ी अच्छा चेहरा है ये पॉलिटिक्स में। और करंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो अभी ये डिप्टी सीएम राजस्थान थे। इसके साथ ही साथ ये राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट भी थे। अब मैं थे इसलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि जो सिचुएशंस अभी जब जो न्यूज़ मिल रही हैं हमें, उसके अकॉर्डिंग अभी तक इनके लिए सारे दरवाजे खुले हुए थे। लेकिन जैसा ये रुख रखे हुए हैं उसको देखते हुए, क्योंकि इन्होंने अभी जो पार्टी मीट हुई, जो एमएलए मीट हुआ, उसमें भी बाइकआउट कर दिया, उसमें जाने से मना कर दिया। और ये अभी भी दिल्ली में रुके हुए हैं। तो इसको देखते हुए पार्टी ने उन्हें सैक कर दिया है। ना तो अब ये डिप्टी सीएम रहे और ना ही इनको इनसे इनका जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट का जो पद था वो भी छीन लिया गया है। थोड़ी सी बात इनके अर्लियर पॉलिटिकल कैरियर की भी कर ली जाए तो सचिन वॉज प्रीवियसली अ मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट फॉर द अजमेर इन 2009 एंड दौसा कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ राजस्थान, बिकमिंग यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 26 की एज में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ तो लोगों का एक नॉर्मल लेवल पे, एक छोटे से लेवल पे पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट होता है। वहाँ पे ये इंडियन पार्लियामेंट के मेंबर बन गए थे। और उसके बाद ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि राहुल गांधी जी के भी बहुत ज़्यादा फेवरेट रहे हैं। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये वो नाम हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेवरेट रहे हैं राहुल गांधी जी के। और इसी के चलते इतनी कम उम्र में एमपी चुनने के बाद ये डायरेक्ट इनको कैबिनेट मिनिस्टर का पद दिया गया था। ही लॉस्ट लोकसभा इलेक्शंस फ्रॉम अजमेर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन 2014। तो ये एक ब्रीफ बायोग्राफी थी जो हमने डिस्कस की अभी सचिन पायलट जी की। तो आइए अब मैं आपके साथ इस इशू का रूट कॉज डिस्कस कर लेता हूँ। सो द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ राजस्थान कांग्रेस इज मेनली ड्यू टू द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर. Since Sachin Pilot took charge of Rajasthan Congress, he strived to being the party in power. Any leader who takes so many efforts would naturally expect to be rewarded as a chief minister post. तो इससे आप समझ गए होंगे कि 2013 में जब असेंबली इलेक्शंस हुए थे तो बहुत ही क्लियर कट मेजोरिटी मिली थी, बहुत ही ज़बरदस्त मेजोरिटी मिली थी बीजेपी को, और वहाँ पे कांग्रेस को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद जो सचिन पायलट ही थे जिन्होंने पार्टी को फिर से स्टेट में स्ट्रेंथन किया, अपना
लगभग बेस्ट दे दिया पार्टी को स्ट्रेंथन करने में। और 2018 में जब फिर से स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते हैं तो उसमें एक ज़बरदस्त मेजॉरिटी, एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करती है पार्टी, और वहाँ पे कांग्रेस विक्ट्री लेके आती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो सत्ता का लोभ होता है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। कहीं ना कहीं सबके अंदर एक चाहत रहती है कि वो टॉप पोजीशन एक्वायर करे। जैसे गवर्नमेंट में है, अब इन्होंने, सचिन पायलट ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, सब पूरा क्रेडिट इनको ही जाता था कि इन्होंने अपने पार्टी का कमबैक कराया 2018 इलेक्शंस में। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई राजस्थान कांग्रेस कमेटी में, तो वो कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को लेके ही थी। अब परफॉर्मेंस तो इन्होंने अच्छा दिया था, लेकिन जो क्रेडिट जा रहा था वो ले जा रहे थे अशोक गहलोत। तो अशोक गहलोत जी को पार्टी की तरफ से सीएम कैंडिडेट बना दिया जाता है और सचिन पायलट जी को सीधे डिप्टी सीएम का पद दे दिया जाता है, और इसके साथ साथ उन्हें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं सीएम और डिप्टी सीएम, इसके बीच में जो पावर डिफरेंस होता है वो भी कहीं ना कहीं एक टसल था। तो ये देख रहे थे कि जो मेन होम मिनिस्ट्री का पद था वो भी सीएम अशोक गहलोत जी ने अपने पास रखा था, और इनको जो डिसीजन मेकिंग्स थी वो भी दबाई जा रही थी सचिन पायलट जी के साथ। अब जैसा कि वो शुरुआत से बोलते आ रहे हैं, तो उनको ऐसा था कि उनकी बातों को ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता था। ऐसा लग रहा था उनको कि पार्टी में उनकी सुनी नहीं जा रही है, मानी नहीं जा रही है। जो जैसा पार्टी हाईकमान अशोक गहलोत जी जो कि चीफ मिनिस्टर थे वो लेते थे, वैसे ही चीज़ें चलती थी और इनको दरकिनार कर दिया गया। तो अल्टीमेटली हम ये समझ सकते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट है उसी को लेके कहीं ना कहीं ये सारी टजल्स, ये सही सारी कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हुई थी। तो इसको हम रूट कॉज मान सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत जी के बीच में रेफ्ट एस्केलेशन होता है। जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये पॉइंट्स फॉर्म में है, और हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार कौन कौन से ऐसे रीजंस बने जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स और बढ़ती चली गई। ये जो पावर टसल है दोनों लोगों के बीच में, ये कोई नई नहीं है। इसकी शुरुआत 2018 में हो गई थी, जैसे कांग्रेस पावर में वापस आती है और अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इससे कहीं ना कहीं जो सचिन पायलट का खेमा था वो इस चीज़ से नाराज़ था। वो चाहते थे कि पार्टी सचिन पायलट को प्रोजेक्ट करे एज सीएम ऑफ द स्टेट, और वो क्योंकि कहीं ना कहीं ये सही भी अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया अपनी पार्टी को दोबारा पावर में लाए। तो यहाँ से भी एक सीड बो दिया गया था, और जो पॉलिटिकल टर्मोइल थी राजस्थान में वो स्टार्ट हो गई थी। और इसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने और सचिन पायलट जी को उप मुख्यमंत्री बना तो दिया गया था, लेकिन जो पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी इवन नहीं था। वो हम देख सकते हैं कि जो जितने हेड मिनिस्ट्री थे, जितने मेन मिनिस्ट्री थे, जैसे होम मिनिस्ट्री, वो खुद गहलोत जी ने अपने पास रख ली थी। और इसको ये कहीं ना कहीं मन में एक चल रहा था कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। इसके बाद बात आती है 2019 जनरल लोकसभा इलेक्शंस की। उसमें फिर से क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी 25 लोकसभा सीट्स, 25 के 25 लोकसभा सीट्स हार जाती है। एक वोपिंग विक्ट्री मिलती है भारतीय जनता पार्टी को स्टेट में, और इसका कहीं ना कहीं ब्लेम सारा पार्टी चीफ हम कह सकते हैं या सीएम जो लीड कर रहे थे अशोक गहलोत उनको जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं थोड़े संकेत मिलते हैं कि अब हो सकता है कि जो पार्टी सीएम की पोस्ट है वो इनसे लेकर किसको दे दी जाए, सचिन पायलट को मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे भी इनको रिफ्यूज़ल मिलता है, वहाँ पे भी इनको निराश कर दिया जाता है। कहीं से भी कोई चेंजेस नहीं लाए जाते हैं, अशोक गहलोत वैसी ही पार्टी बने रहते हैं। और फिर आगे ये भी देखते हैं कि सचिन पायलट का जो डिसीजन मेकिंग में शेयर होता है, डिसीजन मेकिंग बहुत कम चीज़ें इनसे पूछी जाती हैं, इनसे
इनका शेयर बहुत कम होता है। कहने का मतलब है कि राजस्थान गवर्नमेंट में इनकी वैल्यू एकदम ना के बराबर डिक्रीज कर दी जाती है। तो इस प्रकार देखते हैं कि हम जो सिचुएशंस थी वो बिल्कुल भी सचिन पायलट को फेवर नहीं कर रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि 2019 में फिर से जनरल इलेक्शंस आने वाले होते हैं। तो उस जनरल इलेक्शन में जोधपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत को फील्ड करते हैं। तो वहाँ क्या देखते हैं हम कि जो सारा शिफ्ट होता है इनका, वो सारा ध्यान इनका अपने बेटे की कॉन्स्टिट्यूएंसी पे रहता है, अशोक गहलोत जी की। और जो सचिन पायलट इनको बार बार अक्यूज करते हैं कि जितना भी इनका फोकस है वो अपने बेटे को जिताने पे है। अगर इन्होंने थोड़ा सा भी ध्यान दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे दे लिया होता तो जो इलेक्शंस का रिजल्ट आया है वो शायद इतना बुरा ना होता एज कंपेयर्ड कि 25 में से 25 सीट्स इनके हाथ से खिसक गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न बनता है कि एक दूसरे पे ये टीका टिप्पणी करते रहते हैं। उसके बाद टाइम आता है कि कोटा में अभी आपको याद होगा 100 इन्फेंट्स की डेथ का मामला जो उठता है, कोटा हॉस्पिटल में 100 इन्फेंट्स की डेथ हो जाती है। अब क्या होता है कि जो यहाँ के स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर होते हैं वो इसके लिए किसे क्रिटिसाइज करते हैं, इससे पहले कि वसुंधरा राजे गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट को जो 2013 में बनी थी। तो इस ये सब जब सिचुएशन चल रही थी तो इस पे इनका सचिन पायलट का भी व्यू एकदम फ्रंट हो जाता है। कहने का मतलब है कि सचिन पायलट इसमें अपने खुद के पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं। तो यहाँ पे सचिन पायलट अपनी ही पार्टी को क्रिटिसाइज करते हुए ये मेंशन करते हैं कि द गवर्नमेंट कुड हैव बीन मोर सेंसिटिव इन इट्स रिस्पॉन्स एंड दैट देयर वाज नो पॉइंट ब्लेमिंग द पास्ट गवर्नमेंट। कहने का मतलब है कि वो इस बेसिस पे क्रिटिसाइज करते हैं कि जो गवर्नमेंट है, जो राजस्थान गवर्नमेंट है, ये खुद के रिस्पॉन्स पे सेंसिटिव होना चाहिए था। खुद के रिस्पॉन्स पे सेंसिटिव नहीं है, इसका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। अगर इन्होंने अच्छा रिस्पॉन्ड किया होता तो शायद जो सिचुएशन बनी, जो 100 इन्फेंट्स की डेथ हुई, वो उसको टाला जा सकता था। तो इस क्रिटिसिज्म से भी हम समझ सकते हैं कि पार्टी के अंदर ही दो खेमे, दो गुट में पार्टी डिवाइड हो चुकी थी और कहीं ना कहीं उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ टसल्स पहले से चल रहे थे, जो अब धीरे धीरे और ज़्यादा टाइम के साथ बढ़ते जा रहे थे। फिर उसके बाद देखते हैं हम स्टेट में राज्यसभा इलेक्शंस होते हैं और उसमें जो अशोक गहलोत होते हैं वो अपने कांग्रेस कैंडिडेट्स को जिताने में सफल रहते हैं। तो उसका क्रेडिट भी कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जी को जाता है। तो इससे भी जो एक चांसेस बन रहे थे, इनके चांसेस बनने चाहिए थे सचिन पायलट के, उसमें भी इनको ज़ोरदार झटका लगता है। तो ये चीज़ें होती हैं तो और भी ज़्यादा दूरियां बढ़ती जाती हैं दोनों नेताओं के बीच में। अब ये प्रॉब्लम चल ही रही होती हैं कि अचानक सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है, जिसे हम कह सकते हैं कि ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन खड़ी हो जाती है जो इस परेशानी में आग में घी डालने का काम करती है, मतलब और ज़्यादा सिचुएशंस हीट अप कर देती है। तो वो क्या है, वो आइए हम देख लेते हैं कि अशोक गहलोत कई बार ये बोल चुके थे कि जो बीजेपी लेड अपोजिशन है प्रदेश में, वो क्या करना चाह रहा है, वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा है। मतलब वो इनके पार्टीज के एमएलए को कहीं ना कहीं लालच दे रहा है, खरीदना चाहता है और राज्य में पार्टी को गिराना चाह रहा है। तो ये ऐसे क्लेम्स किए जा रहे थे अशोक गहलोत के द्वारा, और इससे क्या होता है कि एक जांच बिठा दी जाती है। तो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जो पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है राजस्थान का, ऑफ राजस्थान पुलिस रजिस्टर्ड द केस ऑन फ्राइडे अंडर आईपीसी सेक्शन 124A sedition and 120B conspiracy on the basis of fact which came up during interception of two mobile numbers, sources said. So the move came after the association Friday registered an FIR against two people who have been detained for their alleged involvement in horse trading of Congress MLAs for toppling the Gehlot government.
अब क्या होता है इसमें, जब ऐसा होता है तो राजस्थान पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है SOG, तो ये क्या करता है, ये केस रजिस्टर कर देते हैं। और इसमें क्या होता है कि दो जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं बोल सकते, दो ऐसे बंदे जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट बीजेपी से नहीं बोल सकते, लेकिन वो कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े होते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है राजस्थान से ही। और उन पे ये चार्जेस लगते हैं कि वो हॉर्स ट्रेडिंग में लिप्त थे, वो कांग्रेस के MLAs के कांटेक्ट में थे। सो इस मैटर में जो SOG होती है वो सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों लोगों को क्या करता है कि एक नोटिस इशू करता है, किस पे, ओवर एन एलिग्ड बिड टू टॉपल द कांग्रेस गवर्नमेंट। स्टेट में जो हॉर्स ट्रेडिंग की जैसी सिचुएशन पैदा होने लगती है, उसको लेके उनसे पूछताछ करने के लिए उनको एक नोटिस इशू करता है। तो सचिन पायलट जो होते हैं वो इसको एज अ, सचिन पायलट और उनका जो खेमा होता है, एज अ ह्यूमिलिएशन ले लेते हैं, कि कहते हैं कि ये जो है वो डिफेम करने के लिए, सचिन पायलट के जो कैरियर है उसको डिफेम करने, उसके कैरेक्टर को डिफेम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जबकि वो इतने सीनियर लीडर हैं, कैसे कोई उनके बारे में ऐसा सोच सकता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी कर देती हैं, और इससे सचिन पायलट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो अब सिचुएशन सारी वहीं पे आ गई हैं। तो उससे क्या होता है, उसके बाद अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट अभी रिसेंट में हमने देखा है, तो उसमें क्या होता है कि सचिन पायलट पहुंच जाते हैं दिल्ली में, और वहां से क्लेम करते हैं कि 30 पार्टी MLAs और कुछ इंडिपेंडेंट MLA उनके साथ हैं, और जो स्टेट रन कांग्रेस है उसमें क्या होता है, वहाँ पे वो माइनॉरिटी में आ गई है। तो अब इससे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं, तो ये मैटर हीटअप हो जाता है। तो अभी के लिए जो सिचुएशंस हैं वो अंडर कंट्रोल होते हुए दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि सचिन पायलट भी तो एकदम जमे बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि उससे नीचे मंजूर नहीं है। और अब तो जो देखने को मिल रहा है, अभी तक जो न्यूज़ में आया है, तो इनको पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर भी सैक कर दिया गया, हटा दिया गया है, और जो डिप्टी CM पद था वो भी इनसे ले लिया गया है। तो अब कहीं ना कहीं जो चीज़ें सामने आएंगी धीरे धीरे, अभी पहले कहना तो कुछ मुश्किल रहेगा इनके बारे में, लेकिन जैसा हमने 3 महीने पहले जस्ट मध्य प्रदेश में देखा था, वैसा ही कुछ रिपीट होते हुए दिख रहा है मुझे। तो अगर हम देखते हैं अभी मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, टाइमलाइन देखते हुए हम चलते हैं। सिंस जो इलेक्शंस रिजल्ट्स आए थे 2018 में, वो मध्य प्रदेश और राजस्थान एक साथ, दोनों जगह एक साथ असेंबली इलेक्शंस हुए थे। तो उसमें जो चुनाव रिजल्ट्स आए थे वो 11 दिसंबर 2018 को डिक्लेयर हुए थे। उसमें मध्य प्रदेश में क्या था, जो बीजेपी थी उसको 109 सीट मिली थी 230 मेंबर स्टेट असेंबली में, और कांग्रेस को 114 सीट मिली थी। और जो वहाँ पे मेजॉरिटी मार्क क्रॉस करना था वो 116, दैट इज़ 116 सीट्स लानी थी। अब क्या होता है वहाँ पे, कुछ इंडिपेंडेंट और अदर पार्टीज की जो MLA होते हैं वो कमलनाथ गवर्नमेंट को अपना सपोर्ट दे देते हैं। तो इस तरह वहाँ पे भी क्या होता है कि कांग्रेस की सरकार पावर में आ जाती है, और कमलनाथ 18th चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं मध्य प्रदेश के। अब उसके बाद क्या होता है, लगभग 1.5 साल तक सरकार ये चलती रहती है। अब वही 3-4 मार्च 2020 को क्या होता है कि जो कांग्रेस के बहुत ही ब्रिलियंट लीडर वो बोल सकते हैं हम, दिग्विजय सिंह, वो ऐसा आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के कुछ लीडर्स वो हॉर्स ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, किसकी, कांग्रेस MLAs की। मतलब वो बीजेपी कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी कर रही है, और यहाँ पे जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, कमलनाथ गवर्नमेंट है, उसको गिराना चाहती है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि कैसे जो सिचुएशंस मध्य प्रदेश में हुई थी वही सेम रिपीट कर रही हैं। अब मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो 8 मार्च 2020 को क्या होता है कि 19 कांग्रेस के MLA वो एकदम से पार्टी से अपना संपर्क तोड़ देते हैं, मतलब वो एकदम पार्टी से अलग हो जाते हैं और रिज़ाइन करने की बात पे आ जाते हैं। और वो किसके सपोर्ट में होते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के। तो ये यहाँ तक सिचुएशन बिगड़ती है। उसके बाद एग्जैक्ट 2 दिन के बाद 10 मार्च को क्या होता है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया है, वो पार्टी
से रिज़ाइन कर देते हैं। और उसी दिन जो 19 एमएलए जो पहले ही पार्टी को गुड बाय बोल चुके थे, वो क्या करते हैं, वो भी अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे दे देते हैं, गवर्नर लालजी टंडन और लेजिस्लेटिव स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं। और इस तरह वहाँ भी क्या होता है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फ्लोर टेस्ट होता है, उसमें भी जो कांग्रेस गवर्नमेंट होती है फेल हो जाती है, मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाती है। फिर वहाँ पे बीजेपी सरकार दोबारा बना लेती है, पावर में आ जाती है। तो कहीं ना कहीं वहाँ भी हॉर्स ट्रेडिंग जैसा कुछ हो रहा था। उसके बाद जो ज्योतिरादित्य सिंधिया होते हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं एग्जैक्ट 11 को। तो ऐसा कुछ वहाँ हुआ था। और ये चीज़ें जो हमने देखी, जैसे एमपी में देखी, अब सेम रिपीट कर रही है कहाँ, राजस्थान में। तो ये चीज़ें अब कोई नई नहीं है, ये पहले होती आई हैं। पार्टी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में स्विच कर रहे थे, इसी को लेके लॉन्ग बैक एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। इसको हम अभी इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी अभी सिचुएशंस देखना है कि क्या करते हैं, क्या सचिन पायलट नेगोशिएट करते हैं, बातें मान लेते हैं, क्या फिर से पार्टी में आते हैं, या पार्टी स्विच कर जाते हैं। बीजेपी में जाने के चांसेस बन रहे हैं, ना के बराबर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी इसके संकेत अभी नहीं दिए हैं। और ये भी देखना है कि उनके पास कौन कौन से अभी ऑप्शंस मौजूद हैं। इस सब के बीच उधर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो सचिन पायलट जी हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ों को भूलकर, पार्टी की वैल्यूज़ को भूलकर, वो भी बीजेपी के, हाँ, जो जाल बिछाया गया उसमें फंसते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो एमपी में हुआ था, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुआ, वही सेम रिपीट कर रहा है यहाँ पे सचिन पायलट के साथ। तो नंबर गेम आपको समझा देता हूँ। जो कांग्रेस में अभी सीटों का गणित है वो इस प्रकार है। राजस्थान असेंबली की 200 की स्ट्रेंथ है, और करंट में अभी देखा जाए तो कांग्रेस के पास 107 107 एमएलएज का सपोर्ट वो दिखा रहे हैं। उसमें क्या 101 उनके खुद के एमएलएज हैं, और 6 जो है वो बीएसपी ने सपोर्ट कर रखा है। प्लस उनके पास एलीज और भी हैं, इंडिपेंडेंट 10 प्लस हैं, और भी अन्य पार्टी जो ग्राउंड लेवल पे जो पार्टी वर्क करती हैं वो उनका भी सपोर्ट है। तो कुल मिला के वो जो दिखा रहे हैं वो 122, और वहाँ पे बीजेपी को 72 सीट्स आई थी। और जो उनकी एली पार्टी है आरएलपी, उसका भी सपोर्ट है, उनके पास 3 एमएलएज हैं। तो टोटल अगर हम देखते हैं तो बीजेपी प्लस के पास 75 है, और मेजोरिटी मार्क क्रॉस करने के लिए 101। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो अपने दम पे, कांग्रेस अभी भी अपने दम पे मेजोरिटी मार्क को क्रॉस कर रही है। लेकिन अगर कहीं ऐसा होता है कि सचिन पायलट जैसा कि क्लेम कर रहे हैं कि 30 प्लस एमएलएज उनके कांटेक्ट में हैं, उनके साथ हैं, तो ऐसी अगर सिचुएशन आती है कि वो पार्टी के साथ ना जाके सेपरेट जा रहे हैं, तो जो सिचुएशन बनेगी वो हम आगे देखेंगे। क्योंकि जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक चीज़ें सारी क्लियर नहीं है। अब क्या होता है ये तो लगभग बाद में पता चलेगा। जो भी सिचुएशन होंगी मैं अपना दूसरा लेक्चर लेके आऊँगा अगर ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अगर ऐसे सिचुएशन पड़ती है तो उस पर बहुत सारे टॉपिक्स और भी हैं जिनको कवर करना पड़ेगा, जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ, इन सब चीज़ों के बारे में। उसमें मैं आपको एकदम राइट वे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। So guys, this was all about from today's lecture. Bye bye, take care, and keep watching Graduate Yourself and keep learning from us. Thank you.